हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवरिया एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे गोलीय दर्पण क्या होता है। आज हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार गोलीय दर्पण को समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण एक बार और समझ लेते हैं क्या होता है। गोलीय दर्पण पिछले वीडियो में तो बता दिया गया, इस बार एक बार और रिवीजन कर देते हैं। तो उसमें बताया गया था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले का काटा गया एक भाग होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर पालिश तथा दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसके एक पृष्ठ पर पालिश तथा दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कोई कांच का खोखला गोला है, और इसे क्या करते हैं हम आधे पर से काट के और क्या करते हैं इसके एक पृष्ठ पर या तो नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर हम पालिश कर दें, तो इसे क्या कहेंगे हम गोलीय दर्पण। इसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा गोलीय दर्पण। अब आप पढ़े थे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता था अवतल दर्पण और एक होता था उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिसके पीछे वाले तल, उभरे हुए तल पर क्या होता था पालिश, जिसके उभरे हुए तल पर पालिश होता था और पीछे दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता था, उसे हम नाम देते थे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण पढ़े थे इसका विपरीत, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पालिश, जिसके नीचे वाले तल पर पालिश और ऊपर वाले उभरे हुए जो तल था उस पर प्रकाश का परावर्तन होता था, उसे हम क्या उसका नाम देते थे हम उत्तल दर्पण। तो आइए इन दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग सीख लेते हैं। इसमें पहली परिभाषा हमको लिखना है, सबसे पहली बात जाननी है वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र दोस्तों देखिए, इसमें बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आपको परिभाषा लिखवाया जाएगा। आप आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वक्रता केंद्र को समझते क्या है। वक्रता केंद्र को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आप आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, वो खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। वो खोखले गोले का ही क्या होता है, काट कर एक खोखले गोले को काट कर क्या किया जाता है, उसके भाग को ही हम क्या करते हैं, हम पालिश करके हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। तो वक्रता केंद्र हम पढ़ रहे हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। देखिए मान लीजिए कोई खोखला गोला है, और मान लीजिए जब खोखला गोला होगा, जब गोला होगा तो इसका कहीं केंद्र भी होगा। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान लीजिए हम काट कर इसका एक खोखला गोला ले लिए और इसका एक भाग ले लिए, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी परिभाषा में वक्रता केंद्र का लिखवाया गया कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र का मतलब जिस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
तो जैसे मान लीजिए अगर हम ये गोली दर्पण ले लें, तो अगर ये पूरा का पूरा गोला होता तो इसका केंद्र कहीं इधर आता, अर्थात कहने का मतलब जो इसका केंद्र है वही क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। दोस्तों अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं। वक्रता केंद्र हो गया। अगर हमारा अगला हेडिंग है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के, देखिए जो गोली, कौन सा दर्पण है? गोली दर्पण। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो गोली दर्पण है इसका जो मध्य वाला भाग होता है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के, देखिए कोई गोली दर्पण है और ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो गोली दर्पण है इसका यह मध्य बिंदु है और इसी मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो आप सिंपल परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि गोली दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए इसी क्रम में हम अपनी अगली परिभाषा देखते हैं। दोस्तों आप इसको नोट भी करते रहिए। हमारा अगला परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, चलिए देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो वक्रता केंद्र होता है उसे सी से प्रदर्शित करते हैं और गोली दर्पण के ध्रुव को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से और ध्रुव को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष। आइए देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो गोली दर्पण के ध्रुव, देखिए दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जो रेखा, देखिए जो लाइन इसको मिला रही है वही लाइन क्या कहलाएगी? इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो इस मुख्य अक्ष का नाम क्या हो जाएगा? सीपी। मतलब ये जो रेखा है जो सी और पी से गुजर रही है उसी को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष। वैसे तो बहुत सारी रेखाएं गुजरती हैं लेकिन जो सी और पी से गुजरेंगी, जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरेंगी, उसी को क्या कहेंगे हम? मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बाद से आता है मुख्य फोकस। हमारा अगला हेडिंग है मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस को हम थोड़ा समझ लेते हैं। मुख्य फोकस, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं मुख्य फोकस को। तो मुख्य फोकस का परिभाषा आप अलग अलग चाहेंगे तो अलग अलग लिख सकते हैं। आप अलग अलग किताबों जितनी अलग अलग किताब पढ़ेंगे उतनी अलग अलग परिभाषाएं पाएंगे। तो हम आपको एकदम आसान परिभाषा लिखाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, देखिए परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें
मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर अगर कोई किरण आ रही है और जैसे यहाँ से टकराएगी तो टकराने के बाद ये सीधा कहाँ से निकलेगी, मुख्य फोकस से। तो ये जिस बिंदु से होकर जाएगा, ये जिस बिंदु से होकर जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अथवा अगर दूसरा इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम ऐसी परिभाषा कर सकते हैं कि वक्रता दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। दोनों परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों के दोनों परिभाषाएं आसान है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, ये जो बिंदु होता है, जो मुख्य फोकस होता है, इन दोनों का एकदम मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है एकदम। तो मध्य बिंदु क्या कहते हैं हम, मुख्य फोकस। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर गुजरती है। कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, कोई भी किरण हो अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, इस मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगी। इतनी बातें, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी बात बताया गया है कि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष से समांतर आती है वो परावर्तन के बाद यहाँ से टकराने के बाद ये हमेशा प्रथम फोकस से होकर जाती है। और कोई किरण, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाकर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जब यहाँ से टकराती है तो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। चलिए, तो किरण खींचने की बात है, जब किरण खींचेंगे वहां पर ये बात बताई जाएगी आपको, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। मुख्य फोकस हो गया। अब हेडिंग डालते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारा अगला हेडिंग होगा फोकस दूरी। चलिए हम जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी के, मतलब यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव, देखिए ये जो ध्रुव है और ये जो फोकस है, इनके बीच की ये जो दूरी है, इसी को क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी। मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है उसी को क्या कहते हैं हम, फोकस दूरी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहां से जो यहाँ इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित। मुख्य फोकस जो फोकस बिंदु है उसे हम कहते हैं, उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इनके बीच की जो दूरी है उसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। कई किताबों में इसे भी कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी किताबों में सामान्यतः इसे स्मॉल एफ से ही प्रदर्शित किया गया है। तो आप लोग भी एनसीईआरटी किताबों से ही पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी किताबों के माध्यम से ही इसे आप समझेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। अभी तो वक्रता केंद्र पढ़े थे, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या देखिए, यहां फोकस बिंदु था, तो मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहें, हम लोग फोकस दूरी कहें। तो उसी प्रकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। यहां से देखिए, P से C के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा लिखना हो तो लिख सकते हैं आप लोग, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण के ध्रुव
तथा वक्रता केंद्र की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी परिभाषाएं बताई जा रही हैं आप उसको आप नोट भी करते रहिए। अगर कहीं भी आपको समझ में ना आए, कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहिए। आप लोग आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताते रहें। फोकस दूरी हो गया। अगला हमारा हेडिंग है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जो भी परिभाषाएं थी ये खत्म हो गया, जो भी परिभाषाएं थी वो खत्म हो गए। थोड़ा सा एक परिभाषा छूट रहा है, फोकस तल। एक परिभाषा आपका छूट रहा है, फोकस तल। चलिए हम फोकस तल की बात कर लेते हैं। फोकस तल फोकस तल आइए ध्यान से सुनिए क्या होता है, ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। मुख्य फोकस पर खींचे गए अभिलंबोत तल को मुख्य फोकस पर खींचे गए अभिलंबोत तल को फोकस तल कहा जाता है। मुख्य फोकस पर, अथवा इसको हम फोकस बिंदु कहते हैं और मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो हम फोकस दूरी जब बात की तो इसके बीच की दूरी, लेकिन जब फोकस बिंदु की बात की जाएगी तो इस बिंदु की बात हो रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं फोकस बिंदु पर खींचे गए अभिलंबोत तल को फोकस तल कहते हैं। अगर ये मान लीजिए फोकस बिंदु है, अगर इस पे क्या करते हैं हम एक लंबवत तल खींच दें, एक लंबवत पृष्ठ खींच दें 90 डिग्री पर, तो इस तल को क्या कहेंगे, इस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम फोकस तल कहेंगे।